ओके सो वेलकम बैक टू बी टाइड। एक महीने बाद बट हम वापस हैं। और थोड़ा सा डीले के लिए माफ़ी बट मैं थोड़ा बीमार हो गया था एंड इंग्लिश चैनल पे मैं थोड़ा शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा बट नहीं बन पा रहा है। एनीवेज अब यहाँ पे हम कंसिस्टेंट रहेंगे। हमने एक सीरीज़ बना ली है। 4-5 वीडियोस रेडी हैं। तो क्योंकि वो एक मल्टीप्लेयर सीरीज़ है तो मैं एक थोड़ा सा मल्टीप्लेयर का इंट्रोडक्शन देना चाहता था। इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लेयर। सो एक रिक्वेस्टेड सीरीज़ थी। वैलो का थोड़ा सा रीमेक टाइप समथिंग। तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे बट इसमें हम थोड़ा सा मल्टीप्लेयर के बेसिक्स पे बात करेंगे। तो जो हमारी अनरियल इंजन की बेसिक वाली पहली वीडियो थी उसमें हमने एक क्यूब बनाया था जो कि मूव कर रहा था। नाउ इसमें भी वही हो रहा है बट अब मल्टीप्लेयर के लिए हो रहा है। तो हम दो क्लाइंट्स को टेस्ट कर सकते हैं कि वो क्यूब ऊपर जा रहा है या नहीं। तो जैसे कि देख सकते हो दोनों क्लाइंट्स पे वो ऊपर जा रहा है। तो हम ये ऐसे ही बनाएंगे और पूरे लॉजिक्स पे बात करेंगे और क्या क्या सब किस तरह के सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है उस पर बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है बट इनफ है जो सीरीज़ आने वाली है उसको समझने के लिए। सो चलिए शुरू किया जाए फिर। थैंक यू। चलिए शुरू करिए बस। तो वेलकम बैक टू द स्क्रीन भाई लोग एंड जब चलो बस शुरू किया जाए। सो इस वीडियो में जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है हम लोग मल्टीप्लेयर बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। सो एक डेमो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने थर्ड पर्सन टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ मैं थर्ड पर्सन और सब ब्लूप्रिंट में ही है तो ब्लूप्रिंट भी और टारगेट प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप। सो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था टारगेट डेस्कटॉप टारगेट प्लेटफॉर्म क्वालिटी प्रीसेट स्टार्टर कंटेंट रे ट्रेसिंग ये सब प्रोजेक्ट सेटिंग से आप गेम बनाने की लाइफ टाइम में कभी भी चेंज कर सकते हो। सो उस बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड चलो बस जस्ट अब क्रिएट किया जाए। हम्म तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा से अनरियल इंजन बेसिक्स आपको ऑलरेडी आते होंगे। आपने मेरा पहला वाला वीडियो जो कि अनरियल इंजन बेसिक्स इन हिंदी है वो ऑलरेडी देख रखा है। उसके बाद मल्टीप्लेयर पे आ रहे हो एंड अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लेयर पे जंप कर रहे हो तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा बिकॉज लाइक जस्ट वो ठीक नहीं रहेगा। बस ठीक नहीं रहेगा मैं इतना बता रहा। सो हमने लास्ट वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने एक क्यूब को ऐसे लेफ़्ट राइट मूव किया था। तो जो कि एक सिंगल प्लेयर प्रोजेक्ट था तो वो मूव हो भी रहा था। हमने बस उसकी लोकेशन को ऐड और माइनस करके हमने एक बेसिक मूवमेंट उसको दिया था। अब हमें क्या करना है उसको एक मल्टी प्लेयर प्रोडक्ट बनाना है। मतलब कि अगर हम दो प्लेयर्स की तरह टेस्ट कर रहे हैं मैप को मतलब गेम को तो वो एक मल्टी प्लेयर चीज़ बन जाए। बट उससे पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगर मल्टी प्लेयर है तो मल्टी प्लेयर टेस्ट कैसे करें मतलब एडिटर में। तो उसके लिए अनरियल इंजन बहुत आसानी से आपको एक सेटिंग्स देता है प्ले सेटिंग्स। तो जब इस टूल बार में ये जब 3 बटन के ऊपर दबाओगे तो उसमें नेट मोड एक रहेगा। अब 3 तरह के नेट मोड्स हैं एक लिसन सर्वर और क्लाइंट। तो इसको मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जो लिसन सर्वर में क्या होता है कि जो सबसे पहला प्लेयर होता है जो कि सेशन बना रहा है। सेशन का क्या मतलब है एक गेम। मतलब जैसे पबजी में अगर एक मैच है तो एक मैच को हम अनरियल इंजन में एक सेशन कहते हैं। तो एक सेशन जो बना रहा है यूज़र वही एक सर्वर बन जाए। मतलब कि वो सारा सर्वर का जो काम है वो पहला प्लेयर करे तो उसको हम लिसन सर्वर कहते हैं। तो मतलब उसमें अगर हम दो प्लेयर्स हैं एक लिसन सर्वर वाले मैच में तो एक प्लेयर होस्ट होगा और दूसरा क्लाइंट होगा। तो इसमें लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं कुछ ख़राब भी है। इसमें क्या है आपको कोई खर्चा नहीं देना मतलब कुछ सर्वर की कॉस्ट नहीं क्योंकि आपका पहला प्लेयर ही है जब वही सर्वर बना हुआ है। तो जब वो सर्वर है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी उस सर्वर के लिए क्योंकि यूज़र का ही कंप्यूटर इन नेटवर्क और हर चीज़ यूज़ हो रहा है वो करने के लिए जो कि बहुत मिनिमल है। बट डिसएडवांटेज ये है कि जब आपने यूज़र को एक कैपेबिलिटीज़ दे दी हैं सारी चीज़ें मतलब बैकएंड में ही हो रहा है हर चीज़ उसके मतलब उसको नहीं पता चल रहा है कि मेरा कंप्यूटर हर चीज़ कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन जब उसके पास सारी पावर्स हैं तो वो गेम में चेंजेस कर सकता है। हैकर है तो फिर वो उसमें चेंजेस कर सकता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं माना जाता लिसन सर्वर्स को। बट स्टार्टिंग में अगर आप एक मल्टीप्लेयर गेम बना रहे हो अगर पीसी के लिए है तो लिसन सर्वर एडवाइस किया जाता है। लेकिन अगर मोबाइल के लिए है तो लिसन सर्वर फिर उस केस में एडवाइस नहीं होगा क्योंकि लिसन सब मतलब कि सारे अगर 100 प्लेयर्स हैं और वो एक मोबाइल डिवाइस को सर्वर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं सर्वर नहीं होगा उतना अच्छा पिंग नहीं आएगा उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा यूज़र के लिए। और अब दूसरा पॉइंट है क्लाइंट। तो क्लाइंट का क्या मतलब है कि सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे क्लाइंट होंगे
और एक डेडिकेटेड सर्वर होगा। मतलब एक सर्वर किसी जगह लोकेटेड होगा, जैसे यूएस में कहीं सर्वर है, या आपने किसी कंपनी से सर्वर खरीदा है जो कि एक वर्चुअल मशीन पे आपका एक सर्वर रन कर रहा है, और आपका कोई भी क्लाइंट मोबाइल से हो भले ही पीसी से हो, वो उससे कनेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा उस पे पिंग विंग बहुत अच्छा है, लेकिन बस आपको एक सर्वर का कॉस्ट देना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप कुछ कहीं और का प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसके लिए बिल देना पड़ेगा। जैसे $1 पर आवर, मतलब लगभग ₹60 पर आवर, ₹50 पर आवर। कुछ कंपनीज जो ₹20 पर आवर देती हैं, तो मतलब बहुत तरह के वो हो सकता है। एंड जो लास्ट है, जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, वो स्टैंड अलोन, मतलब कि आप एक ऑफलाइन गेम है, एक ही प्लेयर खेल रहा है। तो अब नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, कि आप कितने नंबर ऑफ़ प्लेयर्स के साथ टेस्ट करना चाहते हो। मैंने मान लो इसको ड्रैग करके 2 कर दिया, टाइप भी कर सकते हो। 2 अगर 2 टाइप कर दिया, और नेट मोड को मैंने क्लाइंट बना दिया कि मैं डेडिकेटेड सर्वर की तरह टेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे दोनों प्लेयर्स जो आए वो सर्वर हो, और मैंने सेलेक्टेड व्यू पोर्ट में कर दिया। तो पहला जो क्लाइंट है वो व्यू पोर्ट में आ जाएगा, और दूसरा क्लाइंट के लिए एक नई विंडो खुल जाएगी। बट मुझे ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि क्या कहते हैं, ये जो क्लाइंट है, ये वाला जो मतलब विंडो है वो क्लाइंट ही है। तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है, वो है न्यू एडिटर विंडो। तो इससे क्या होगा, दोनों प्लेयर्स नए नए एडिटर विंडो में खुल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट मोड क्लाइंट 1 क्लाइंट 2, और दोनों क्लाइंट्स हैं। तो मैं किसी को भी किसी भी पॉइंट पे कंट्रोल कर सकता हूँ, और फिर इसी तरह स्विच भी कर सकता हूँ। मैं नॉर्मली माउस का ये विंडोज़ वाला बटन दबा के स्विच करता हूँ, वरना उसमें एक ऑप्शन होता है, मैं भूल गया, यहाँ पे आता है, हाँ, शिफ्ट F1 से भी आप माउस बाहर ला सकते हो और दूसरा डिवाइस कंट्रोल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज़ इसी तरह है कि लिसन सर्वर भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम लिसन सर्वर को न्यू एडिटर विंडो में प्ले करते हैं, तो यहाँ पे देखो लिख के आ गया सर्वर, और दूसरा आ गया क्लाइंट 1, जबकि पिछली बार में ये क्लाइंट 1 था और ये क्लाइंट 2 था। तो अब इस केस में इसका जो ये जो सर्वर है, इसका एडवांटेज है, क्योंकि सर्वर हर चीज़ लोकली कैलकुलेट कर रहा है, तो ये सबसे तेज़ चलेगा, पिंग ज़ीरो होगा ऑलमोस्ट, और मतलब कि बहुत अच्छा प्लेयर एक्सपीरियंस रहेगा। बट क्लाइंट 1 जो है, ये वाला क्लाइंट, अब डिपेंड करता है सर्वर के ऊपर। तो अगर सर्वर का नेट हल्का सा वीक होता है, तो क्लाइंट 1 का भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेट हो, वो भी स्लो हो जाएगा। और अगर सर्वर का मान लो पहला प्लेयर जो आपका ज्वाइन किया, उसका पीसी बहुत ख़राब है, पोटैटो पीसी है, और वो कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहा है बहुत तेज़ तेज़, तो जो आपके बाकी 99 प्लेयर्स हैं उनका एक्सपीरियंस ख़राब होगा। तो यहाँ तक हमने बात कर ली सर्वर्स के बारे में, और हमें पता चल गया कि हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो अब दोनों लोग इस क्यूब के पास आते हैं। तो अभी तो क्यूब को हमने ब्लूप्रिंट में नहीं बदला है, तो ये क्यूब है, और अभी ये क्यूब रेप्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टेम्पलेट है इसमें क्यूब्स रेप्लिकेटेड नहीं है। तो अगर तुम देखो, मतलब अगर आप देखो कि मैं इस क्यूब को हिला रहा हूँ, तो ये आपको एक स्क्रीन पे तो दिख रहा है, लेकिन दूसरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। तो इसको कहेंगे कि हम ये जो चीज़ है, ये मतलब जो ये जो एक्टर है वो रेप्लिकेटेड नहीं है। रेप्लिकेटेड ना होने का मतलब कि ये सिर्फ लोकली एग्जिस्ट कर रहा है, और हम इसके में जो चेंजेस करें वो लोकली चेंज हो रहा है, ना कि सर्वर पे। तो क्लाइंट 1 इसके साथ अकेले खेल रहा है, ना कि सर्वर। तो और सर्वर का जो पार्ट है वो इधर है, तो इधर देख सकते हो। तो लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि रेप्लिकेटेड है, कैसे जो, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल ये जो कैरेक्टर है वो रेप्लिकेटेड है, अगर वो जंप करता है तो वो सबको दिखेगा, भले ही वो सर्वर हो या क्लाइंट हो, तो वो एक रेप्लिकेटेड चीज़ है। और रेप्लिकेशन करना अनरियल इंजन में बहुत आसान है, टू बी ऑनेस्ट। सो या, चलो अब इसको एंड करते हैं। अब एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं पहले तो, और इसमें दे देते हैं ब्लू प्रिंट्स, और इसमें एक क्यूब के लिए हम नया ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो हम ब्लूप्रिंट क्लास चूज़ करेंगे, और एक नॉर्मल एक्टर, जो कि नॉर्मल एक्टर क्लास है, वो चूज़ कर लेते हैं, और इसको नेम दे देते हैं बीपी रेप्लिकेटेड क्यूब। तो अब ये जो क्यूब है, ये एक रेप्लिकेटेड क्यूब है। अब रेप्लिकेटेड क्यूब नाम देने से वो रेप्लिकेट नहीं हो जाता, अभी हमें कुछ चीज़ें और करनी पड़ेंगी। अब इसके इस रेप्लिकेटेड क्यूब में अभी सिर्फ डिफ़ॉल्ट सीन रूट है, तो इसमें हमें क्यूब भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसमें ऐड के बटन पे दबा के एक स्टैटिक मैश ऐड करते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। स्टैटिक मैश ऐसी चीज़ है जिसके पास बोन्स नहीं है और कोई एनिमेशन प्ले नहीं करता। तो हमने स्टैटिक मैश पे सेलेक्ट करके क्यूब सर्च कर लिया, और एक कोई क्यूब ये वाला शैम्फर क्यूब, जो भी नाम है भाई, वही चूज़ कर लेते हैं।
तो अब इसी क्यूब को यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास क्यूब आ गया, स्टैटिक मेश आ गई क्यूब की, और इस रेप्लिकेटेड क्यूब में हमारे पास एक क्यूब है। अब इसको रेप्लिकेट करते हैं। तो हम इसकी क्लास डिफ़ॉल्ट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है रेप्लिकेशन का। यही पूरी मेन चीज़ है जो रेप्लिकेशन कंट्रोल करती है। तो इसमें एक ऑप्शन है रेप्लिकेट्स, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है रेप्लिकेशन का। अगर इसको ऑन कर देंगे तो अब ये जो क्यूब है ये रेप्लिकेट होने लगेगा। इसकी प्रॉपर्टीज सर्वर मैनेज करेगा और बाकी सारी चीज़ें सर्वर मैनेज करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये मूव करेगा तो भी वो सर्वर उसको हर आदमी को बताएगा कि भाई ये क्यूब यहाँ से यहाँ मूव किया है। उसके लिए हमें रेप्लिकेट मूवमेंट ऑन करना पड़ेगा। अब अगर आपने फोर्टनाइट खेला हो तो एक चीज़ होती है, क्या कहते हैं, कर्ल डिस्टेंस। तो कर्ल डिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर हमारे पास 1000 क्यूब है मैप में, और प्लेयर जो है एक कोने में है, एक प्लेयर और दूसरा दूसरे कोने में, तो अब हम उन दोनों को एक दूसरे के रेप्लिकेट नहीं करना चाहते। मतलब कि अगर पहला प्लेयर गन चेंज कर रहा है जो कि सर्वर को पता चल रहा है, तो सर्वर का ड्यूटी है सबको बताना कि भाई पहला प्लेयर ने गन चेंज की। बट जो प्लेयर एकदम दूसरे कोने में है, उसको बता के क्या फ़ायदा कि भाई पहले प्लेयर ने गन चेंज की है। हमें उसको तो कुछ बताने से कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे, दोनों एक दूसरे को शूट भी नहीं कर सकते किसी भी तरह। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एक कल डिस्टेंस बनाते हैं, मतलब कि इतनी डिस्टेंस के, मतलब मैक्सिमम इतनी ही डिस्टेंस पे ये चीज़ रेप्लिकेट करेगी। इतनी ही डिस्टेंस तक सर्वर इतने डिस्टेंस में जैसे एक्टर के जो चीज़ें उन्हीं को बताएगा कि भाई इसको हमें रेप्लिकेट करना है। तो हम वापस क्लास डिफ़ॉल्ट्स में जाते हैं। तो इसमें है नेट कर्ल डिस्टेंस स्क्वायर्ड, तो वो डिस्टेंस का स्क्वायर है कि मतलब कि इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये बताएगा। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो इसका आपको हमेशा अपडेट देना होता है, जैसे कि एक फ्लैग कैप्चर्ड है या नहीं, इसका आपको अपडेट हर एक प्लेयर को हर सेकंड देना है, उसको अपडेटेड रखना है। तो उसके लिए हम इसको ऑलवेज रेलिवेंट भी कर सकते हैं। तो ऑलवेज रेलिवेंट का क्या मतलब हो जाएगा कि सबको पता रहेगा हर समय। एक और चीज़ है ओनली रेलेवेंट टू ओनर। इसका ये मतलब है कि जो इस एक्टर को ओन करता है, मान लो आपने बनाया कि ये एक क्यूब ना होके एक वेपन होता, तो अब वेपन का अगर कोई ओनर है, मतलब अगर पिकअप की तरह स्पॉन हुआ है, तो उसमें उस समय तो कोई ओनर होगा नहीं, तो फिर ये उस समय वो रेप्लिकेट नहीं हो रहा होगा। लेकिन जैसे कोई ओनर इसका आएगा तो फिर वो सिर्फ ओनर के लिए रेप्लिकेट होगा, बाकी किसी और के लिए नहीं। तो ये तो हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। बट यही है, फिर प्रायोरिटी, नेट अपडेट फ्रीक्वेंसी, ये सारी आगे की चीज़ें हैं, तो अभी तो ये सब बेसिक्स में नहीं कवर करेंगे। बट या, तो जब ये हो गया तो नेक्स्ट चीज़ है, हमने इसको रेप्लिकेट कर दिया, तो अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं और बाकी चीज़ों को हटा देते हैं और लेट्स प्ले। तो ये अभी तो रेप्लिकेटेड है ही, लेकिन अभी हम इसका कुछ इफ़ेक्ट देख नहीं पा रहे हैं कि भाई ये रेप्लिकेट कर रही है, यानी हम दोनों इसको मैप में देख पा रहे हैं। इसके ऊपर जंप करूँगा तो कुछ लैग वैग नहीं होगा, हर चीज़ चलेगी। तो अब इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। तो एक ग्राफ में लॉजिक बनाते हैं। इस लॉजिक में हम कह देते हैं कि और मे बी इवेंट टिक पे एक टिक बनाते हैं। इवेंट टिक मतलब कि हर फ्रेम पे एक इवेंट कॉल होगा, वही। तो हम इसमें करेंगे सेट एक्टर लोकेशन, और इसकी जो लोकेशन है हम चेंज करेंगे, वो हम लेंगे गेट करेंट गेट एक्टर लोकेशन। जो एक्टर की लोकेशन है वो करंट लोकेशन हम ले लेंगे और सिर्फ एक ही एक्सेस में चेंज करेंगे, जो कि होगी हमारी वाई एक्सेस। तो जैसे कि देख सकते हो इसमें वाई ये वाली एक्सेस है, तो हम सिर्फ वाई एक्सेस में ही चेंज करेंगे। ठीक है। अरे भाई क्यूब कहाँ गया? डिलीट कर दिया क्या मैंने? लग रहा है कर दिया। एनीवेज फिर से प्लेस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो इसको राइट क्लिक करके स्प्लिट कर लेते हैं। तो अब न्यू लोकेशन वाई और जेड, और एक्स की जगह पे हम एक प्लस बना देते हैं और बहुत छोटी सी वैल्यू 0.05 ऐड कर देंगे। अब ये छोटी सी वैल्यू क्योंकि ये वैल्यू हर फ्रेम पे हो रही है, और एक सेकंड में मान लो 60 FPS आपको फ्रेम आ रहा है, तो मतलब ये 60 टाइम्स ऐड होगा, तो जो कि बहुत बड़े वैल्यू हो जाएगी। इसको प्ले करते हैं। अच्छा, 2 क्यूब थे, अरे दूसरा क्यूब कहाँ गया लेकिन?
ये क्या हो गया? चलो इसको इधर कर देते हैं अनप्ले। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये दोनों के लिए मूव कर रहा है, ना कि जैसे पहले हो रहा था कि एक ही चीज़ के लिए मूव कर रहा है, और दोनों बराबर से ही मूव कर रहे हैं। जैसा कि मैं अगर इसके ऊपर खड़ा होने की नहीं चढ़ पाऊंगा यार, लेट हो गया, सॉरी। इधर से आता। तो ये एकदम स्मूथली मूव कर रहा है और कोई ऐसा मतलब लैग नहीं हो रहा। और जो तुम देख रहे होगे, पा रहे होगे कि मतलब यहाँ पे ये धीरे धीरे चल रहा है, मतलब हल्का हल्का मूव कर रहा है, तो वो क्योंकि इसलिए है क्योंकि 0.05 सेकेंड, अरे मतलब 0.05 हम हर उस पर बढ़ा रहे हैं, तो वो अचानक से मूव करके अचानक से रुक जा रहा है, इसलिए ऐसा है। लेकिन अब इस पर कोई लैग नहीं है, मतलब कि ये मूव एकदम करेक्टली कर रहा है। तो ये चीज़ करेक्टली रेप्लिकेट हो रही है। अब हम चाहते हैं कि मान लो कि ये सिर्फ सर्वर पे ऊपर जाए, मतलब सर्वर इसकी चीज़ों को कंट्रोल करे। तो मतलब कि जैसे सर्वर बाकियों को बताए कि भाई इसको मूव करना है, तो एक हम बनाएंगे, राइट क्लिक करके हम सर्वर इवेंट बना सकते हैं। मतलब कि जब इवेंट टिक पे हम एक सर्वर इवेंट कॉल करेंगे, और सर्वर फिर उसको सर्वर फिर हमारा मल्टीकास्ट करेगा, मतलब सारे क्लाइंटों को बताएगा कि भाई हमने इसको मूव किया है। ऑल्दो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्ट्रिंग बनाता हूँ और एक प्ले करता हूँ यहाँ पे। तो देख रहे हो ये कि सारे जो सर्वर और क्लाइंट दोनों इसको हेलो हेलो प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कि सर्वर और क्लाइंट दोनों पे वो फंक्शन रन कर रहा है। तो जो कि ऑलरेडी मल्टीकास्टेड है, जिसका मतलब है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एकदम श्योरिटी चाहिए कि सर्वर ही कॉल करके सर्वर ही कंट्रोल करें। तो हम इवेंट टिक पे एक मल्टीकास्ट इवेंट बनाएंगे पहले, अरे सॉरी, एक सर्वर इवेंट बनाएंगे पहले, एक नॉर्मल कस्टम इवेंट बनाओ और उसको करो मूव क्यूब ऑन सर्वर। तो ये क्यूब को सर्वर पे वो करेगा, और इसको हम कर देंगे रन ऑन सर्वर। अब यहाँ पे एक बटन है रिलायबल का। रिलायबल का क्या मतलब है कि मान लो मैंने 10 मैसेज सर्वर को भेजे क्लाइंट से। क्लाइंट मतलब क्लाइंट का ये मतलब है कि जो प्लेयर है, मतलब प्लेयर ने 10 मैसेज सर्वर को भेजे, तो सर्वर भाई इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि वो 10 के 10 मैसेज सारे उस तक पहुंच जाएंगे। कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है, कुछ इंटरप्रेट ना कर पाए, कुछ मिस हो जाए मैसेज। नॉर्मल केसेस में पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में छूट भी सकता है, पैकेट लॉस हो सकता है। जैसे हम पैकेट कहते हैं ना कि पैकेट में डेटा जा रहा है, तो पैकेट लॉस भी हो सकता है। तो अगर रिलायबल इसको टिक कर देंगे तो क्या करेगा, क्लाइंट तब तक उसको मैसेज भेजेगा, मतलब क्लाइंट उसको मैसेज भेजेगा, फिर कुछ सेकंड वेट करेगा, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स वेट करेगा कि सर्वर का रिस्पॉन्स आया है या नहीं, फिर से उसको भेज देगा वरना डेटा। तो वो सर्वर को मतलब जब तक सर्वर वेरीफाई नहीं कर देता कि हाँ मुझे डेटा मिल गया, तब तक उसको भेजता रहेगा। बट यहाँ पे एक लूप, मतलब लूप होल क्या, मतलब कि एक एरर, मतलब प्रॉब्लम है कि अगर तुम इवेंट टिक पे कभी भी रिलायबल इवेंट को कॉल करोगे, तो 60 सेकेंड्स में 60 बार एक सर्वर कॉल जा रहा है। उसमें से अगर 10 भी मिस हो गए, तो वो 10 का फिर अगले सेकेंड में वो लाइक इवेंट करेगा। तो ऐसे वो इंक्रीज होता जाएगा, एक कंपाउंड वैल्यू बन जाएगा कि पहले सेकंड में 60 आपने कॉल किए सर्वर को, फिर अगले सेकंड में 80, फिर उसके बाद 120, क्योंकि हर तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही होगा। तो इसलिए रिलायबल इवेंट को मतलब बोला जाता है कि कभी भी रिलायबल इवेंट को टिक पे कॉल मत करना, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे अब हम यहाँ से कॉल करते हैं मूव क्यूब ऑन सर्वर। तो अगर मान लो अभी तो मल्टीकास्ट करना है इसको, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ इस पर सर्वर पे मूव करने के लिए, तो नॉर्मल केसेस में ये मूव होना चाहिए दोनों पे। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सर्वर को बता दिया है कि भाई जो आपका ये है ना, तो ये तो वो देख सकते हो, लेकिन क्लास डिफ़ॉल्ट में जाए तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये रेप्लिकेट मूवमेंट को ट्रू रखा है, तो इसको रेप्लिकेट करना है। लेकिन मान लो मैंने इसको स्टॉप किया और रेप्लिकेट मूवमेंट को स्टॉप कर देता हूँ, और रेप्लिकेट्स को भी ऑफ कर देता हूँ, और अब प्ले करता हूँ। तो अब देखोगे सर्वर पे तो मूव कर रहा है, लेकिन क्लाइंट पे नहीं कर रहा, और अब इसी की वजह से लैग भी होगा। मैं इसके ऊपर कूदने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कूद सकता। क्यों? क्योंकि वो सर्वर के लिए कहीं और है, वो क्यूब सर्वर के लिए कहीं और है। अब मैं सर्वर मान लो इस पे जाना चाहे, देखो सर्वर, देखो लग रहा है ना, मतलब कि जैसे समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा। वो सर्वर इसकी देखो कैसे, क्लाइंट वन की स्क्रीन देखो बस ध्यान से, ये देखो।
कैसे वो अजीब सा एक मूवमेंट हो रहा है, लैग हो रहा है, क्योंकि दोनों की जो पोजीशन है सर्वर और क्लाइंट की वो मैच नहीं कर रही, इसलिए। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक दूसरा काम कर दूं, मैं इसको अभी भी रेप्लिकेट को ऑफ ही रखूँगा, इसको भी ऑफ ही कर देता हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं बन रहा अभी। अभी मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक और इवेंट ऐड कर देता हूँ, कस्टम इवेंट। तो इसको कर देता हूँ मूव क्यूब ऑन मल्टीकास्ट, और इसको मैं इससे कनेक्ट कर दिया और मल्टीकास्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और मल्टीकास्ट को मैंने यहाँ पे कॉल के लिए। मैं अभी एक कोड एक्सप्लेन करूँगा, तो ऐसा कोई टेंशन मत लेना कि तो अगर हमने अब इसके रेप्लिकेट्स को ऑफ कर दिया और अब इसको हम रन करते हैं, तो क्या लगता है होगा, चलेगा? लेट्स चेक। तो देखो सर्वर पे तो ये एकदम सही चल रहा है, लेकिन क्लाइंट पे एकदम मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। तो चलो उसको फिक्स करते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्ट्रिंग बना देता हूँ, एंड देखते हैं कि जो ये फंक्शन है वो किन किन चीज़ों पे चल रहा है, मतलब सर्वर पे चल रहा है या नहीं, क्लाइंट पे चल रहा है या नहीं। तो देखो सिर्फ सर्वर ही हेलो प्रिंट कर रहा है, क्लाइंट कोई प्रिंट नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मूविंग का इसका लॉजिक है, वो भले ही मल्टीकास्ट पे है, मतलब कि सारे क्लाइंट पे कॉल कर रहा है, लेकिन मतलब कि मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ यार तो मतलब मल्टीकास्ट सारे क्लाइंट्स को कॉल तो कर रहा है, लेकिन वो सारे क्लाइंट तक पहुँच नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो क्यूब है, ये एक रेप्लिकेटेड क्यूब नहीं है। रेप्लिकेटेड क्यूब ना होने की वजह से जो एक इसकी कॉपी बनी हुई है वो सर्वर पे है, और एक इसकी दूसरी कॉपी क्लाइंट के पास है। तो जब दोनों के पास अपनी अलग अलग खुद की अलग अलग कॉपीज़ हैं, मतलब दोनों के पास एक अलग अलग कॉपीज़ हैं, तो जो क्लाइंट की कॉपी है वो सर्वर की कॉपी के बराबर नहीं है। तो मतलब जब सर्वर ने मल्टीकास्ट कॉल किया तो वो इसको ढूंढ रहा था, ना कि इसकी कॉपी को। तो वो इसको नहीं फाइंड करके इसकी कॉपी को तो मूव करेगा नहीं। तो अगर मैंने राम को बुलाया तो वो राम की कॉपी को तो मूव करेगा नहीं ना, सिर्फ राम को ही मूव करेगा। तो अगर मैं इसी को एडिट कर दूँ, रेप्लिकेट कर दूँ, तो अब इसकी कॉपीज़ का काम ख़त्म हो जाएगा, राम ही हर जगह आएगा। तो अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो दोनों मूव करने चाहिए। और अब जैसा कि चेक कर पा रहे हो कि सर्वर और क्लाइंट दोनों प्रिंट कर रहे हैं, और अब दोनों मूव भी कर रहे हैं, एंड एकदम ठीक से रेप्लिकेट भी हो रहा है। सो दैट इज़ समथिंग नाइस। एंड कोई ग्लिच टाइप का भी नहीं है। तो ग्लिच का टाइप का मतलब जैसे कि हमने देखा था पहले कि ग्लिच हो रहा था, तो अब ये फंक्शन प्रॉपर्ली कर रहा है। तो हमने चेक कर लिया कि मल्टीकास्ट पे कैसे काम कर सकते हैं, और या तो डायरेक्टली हम इसको रेप्लिकेट मूवमेंट करके सिर्फ डायरेक्टली सर्वर से ही मूव करवा दें। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब हम यहीं पे इस वीडियो का समापन करते हैं, एंड अगली जो सीरीज़ आ रही है उसको आप शुरुआत नेक्स्ट वीडियो से। सो ये वीडियो बेसिकली थोड़ा सा बेसिक्स बताने के लिए मल्टीप्लेयर का बनाया मैंने, सो दैट कि हमने नॉर्मल बेसिक्स के बारे में ऑलरेडी बात कर ली थी 1 घंटा, बट वी डिडंट टॉक अबाउट कि मल्टीप्लेयर के क्या बेसिक्स होते हैं। सो हमने इसमें 2 तरह के सर्वर इवेंट्स के बारे में बात कर लिया, सर्वर इवेंट और मल्टीकास्ट, और कुछ देख लिया कि कैसे सब फंक्शन करता है। हमने एक चीज़ छोड़ दी, फंक्शन ओनिंग क्लाइंट, बट वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। वो जब हमें फ्यूचर में होगा तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। सो भाई लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर नीचे जो बटन दिया है वो दबा सकते हो तो थैंक यू। एंड इंग्लिश चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, देखना चाहो तो देख सकते हो। और हमने रेप्लिकेशन पे बहुत डिटेल में एक वीडियो एनिमेटेड बनाया था, चाहो तो वो भी देख लो। थैंक यू।